मुंबई में मीटिंग चल रही थी, अजीत पवार और शरद पवार के बीच लड़ाई चल रही थी। घड़ी किसके पास रहेगी, यह फैसला हो रहा था। तब नई दिल्ली में वक्त हुआ था एक अपॉइंटमेंट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बड़े पावरफुल नेताओं की मुलाकात हुई, और यह मुलाकात सिर्फ दो बड़े पावरफुल नेताओं से नहीं, बल्कि दो बड़ी पार्टियों के चीफ से हुई। एक मुलाकात करीब 45 मिनट चली, अगली मुलाकात भी आधे घंटे से ज्यादा चली। कल एक बड़ा फैसला होगा, और हो सकता है कि कल ही नरेंद्र मोदी की पार्टी एक दूसरी बड़ी पार्टी से प्री पोल अलायंस डिक्लेयर कर दे। शरद पवार जैसे नेता कहते थे कि मोदी से दोस्ती करने में नुकसान है, मोदी की पार्टी से अलायंस करने में घाटा हो जाएगा। आज उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो पार्टियां पटना में मिल रही थीं, जो नेता बंद कमरे में मीटिंग्स कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग मोदी से मिलने के लिए दिल्ली में लाइन लगाए खड़े हैं। बाकी बातें इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र से पूरे राष्ट्र को स्पष्ट संदेश मिला है। 2024 के लिए 24 घंटे मोदी मोदी का नारा ही सेलेक्ट हुआ है। एक तरफ वो होंगे जो मोदी संग मोर्चा बनाएंगे, दूसरी तरफ वो होंगे जो मोदी विरोधी मोर्चा खड़ा करेंगे। 2024 के चुनाव के बाद जब एक साथ एनडीए, यूपीए और अन्य की टैली स्क्रीन पर आएगी, तो उस टैली में बीजेपी प्लस के खाते में कितना होगा, कांग्रेस प्लस को कितनी सीटें मिलेंगी, अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, सबका कैलकुलेशन अभी से हो चुका है। और इसका हिंट महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की फाइट देखकर मिला है। अजीत पवार और सुप्रिया सुले की लॉबी तो पूरी तरह से अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। अजीत पवार मोदी के संग लड़ेंगे, सुप्रिया सुले मोदी विरोधी गठबंधन के संग आगे बढ़ेंगी। पहले अजीत पवार के बयान को डिकोड करते हैं। अजीत पवार ने क्या कहा? उन्होंने कहा 24 में मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, मोदी के खिलाफ सारे प्रयोग फेल होंगे, सारे गठबंधन टूटेंगे, 24 में मोदी ही जीत कर लौटेंगे। नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शिवाय 2024 मध्ये पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार, सांगितलं की नाही? मी खोटं नाही बोलणार बाबांनो, मला काय मिळवायचं खोटं बोलून? खूप काही तुम्ही प्रेम दिलं, ते म्हणले सभेमध्ये आले होते सगळे मीटिंग मध्ये, परंतु काहीतरी घडलं। केजरीवाल ज्यांच्या ताब्यामध्ये दिल्ली आणि पंजाब आहे, दोन्ही मुख्यमंत्री तिथे बसले होते, काहीतरी त्यांचं फिसकटलं, दोघेही बाहेर निघून गेले। ट्वीट केलं, ते ट्वीट तुम्ही आम्ही बघितलं, झालं तिथंच फुसकाबार निघाला। त्याच्यानंतर स्टॅलिन जेवायला पण थांबले नाही, ते जेवले, पत्रकार परिषदेला थांबले नाही, ते निघून गेले। मित्रांनो, असं सगळ्यांचं कडबुळं घेऊन देश चालू शकत नाही। एकदा बघितलंय जनता पक्षाच्या काळामध्ये, देश नाही चालला। पटना में ऑपोजिशन की मीटिंग में क्या हुआ और 24 में क्या होगा, अजीत पवार ने 2 मिनट में बता दिया और क्लियर इंडिकेशन दिया कि वो मोदी के साथ हैं, 24 में भी साथ हैं, 29 के बाद भी साथ हैं। अंदर की खबर क्या है? खबर है अजीत पवार ने बीजेपी से 10 साल की डील कर ली। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से 90 सीटों का फॉर्मूला बता दिया है। यानी यह शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म अलायंस है। महीने, 2 महीने, 4 महीने का नहीं, अगले 3650 दिनों यानी नेक्स्ट 10 इयर्स का प्लान है। शरद पवार के पास फिलहाल अपने भतीजे का काउंटर नहीं है और ना ही उनके पास संख्या बल है। इसीलिए सुप्रिया सुले और शरद पवार दोनों ने उसमें बीजेपी फिट किया और मोदी पर अटॅक किया। ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉर्पोरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। त्याच्यामुळे माझा आज आरोप आहे भारतीय जनता पक्षावर, या देशामध्ये सगळ्यात करप्ट पार्टी कुठली असेल? अजीत पवार मोदी को 24 के लिए राइट चॉइस बता रहे हैं। सुप्रिया सुले भी मोदी को ही निशाने पर ले रही हैं। जानते हैं क्यों?
क्योंकि शरद पवार के खेमे को अंदाजा लग गया है कि अजीत पवार का बीजेपी से हाथ मिलाने का मतलब ही यह हुआ कि 24 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को, खास तौर पर मोदी को बम्पर फायदा मिलेगा। इसे रीजन वाइज समझिए। पश्चिमी महाराष्ट्र रीजन में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें हैं और 288 विधानसभा सीटों में से 60 सीटें हैं। इस रीजन से एनसीपी के 3 सांसद हैं, यानी सुप्रिया सुले बारामती से, अमोल कोहले शिरूर से और श्रीनिवास पाटिल सतारा से। जिस बारामती से सुप्रिया सुले सांसद हैं, उसी बारामती से अजीत पवार 7वीं बार विधायक बने हैं और इस रीजन में मराठा वोट बैंक की फैक्टर है और इसे एनसीपी का गढ़ भी कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एंट्री से आने वाले चुनावों में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट और पश्चिमी महाराष्ट्र में ही पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार एक मजबूत मराठा चेहरा हैं। मराठा समाज में उनकी वैल्यू एकनाथ शिंदे से भी ज्यादा है। इस रीजन में बीजेपी को शिंदे के बाद पवार का साथ मिलने से मराठाओं के बीच पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी। पश्चिमी महाराष्ट्र में भी ऐसे कई जिले हैं जहां बीजेपी और एनसीपी के बीच डायरेक्ट टक्कर होती आई है, लेकिन अब अजीत पवार गुट के साथ आ जाने के बाद 2024 में पश्चिमी महाराष्ट्र में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 60 सीटों का पॉलिटिकल इक्वेशन बिल्कुल बदल जाएगा। इसका सीधा फायदा अगले लोकसभा चुनाव में मोदी को होगा। आपला राष्ट्रीय पक्ष आता राज्याचा पक्ष झालाय, राष्ट्रीयत्वाची मान्यता आपली रद्द झाली, ती परत आपल्याला मिळवायची आहे। मी तुम्हाला सांगतो, हे जे काही तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीने मी केलंय, नेत्यांच्या मदतीने केलंय, त्यामध्ये 2024ला ज्या निवडणुका होतील ना, त्यामध्ये राष्ट्रवादीचा जो जास्तीत जास्त 71चा आकडा 2004चा आहे, तो आकडा कुठल्याही परिस्थितीत पुढे घेऊन आम्ही जाणारच। मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र सगळं पिंजून काढू, पायाला भिंगरी बांधल्यासारखं फिरू। माझी अजूनही माझ्या दैवताला विनंती आहे, आमच्या वरिष्ठांना विनंती आहे की अजून पण आशीर्वाद त्या ठिकाणी पांडुरंगाने आम्हाला द्यावा। विठ्ठला बंद कमरे में विपक्ष की बात, मुलाकात का एक राउंड पटना में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत ने जैसे ही करवट बदली, बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की राउंड 2 की बैठक की तारीख ही आगे बढ़ गई। यानी मोदी विरोधी मोर्चे का अलायंस बनने से पहले ही सस्पेंस पैदा हो गया है। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये बिल्कुल देश को तोड़ रहा है और लगातार तोड़ रहा है। बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री हो रही है, विधायकों को खरीद करके सरकार बनाते हैं। अभी चुनाव आ रहा, सामने चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में आपको मालूम होगा कि नीतीश जी के आवास पर, उनके पहल पर देश भर के 17 पार्टी के नेता लोग आए थे। 17 पार्टी उपस्थित हुई थी, मैं भी था। और फिर अभी बंगलुरु में हम लोग जुट रहे हैं, उखाड़ के फेंक देंगे नरेंद्र मोदी, समझ लो। देखिए, लंबा लंबा डींग हाँकने में कुछ लगता नहीं है। जो लालू यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब उनका स्वास्थ्य ठीक था, जब उनकी किडनी खराब नहीं थी, तब तो बीजेपी को उखाड़ नहीं पाए, बल्कि खुद ही उखड़ गए, 0 पर आउट हो गए। आज लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल का एक भी मेंबर है क्या? तो जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, वो बीजेपी को चुनौती दे रहा है। तो देखिए, लालू यादव की पुरानी आदत है खूब बढ़ चढ़ कर बोलना, डींग हाँकना, ये उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे उनको तो हम लोगों ने 22 पर पहुंचा दिया था बिहार के अंदर। 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी 115 से घटकर 115 नहीं 150 से घटकर 22 पर पहुंच गई थी, और तो 0 पर है। तो जिस पार्टी का 0 लोकसभा का मेंबर हो, उसकी बात का क्या महत्व, उसके बात का क्या वैल्यू? जबकि मोदी अभी से प्री पोल अलायंस का प्लान रेडी करके बैठ चुके हैं, पुराने पार्टनर्स को अपने पाले में कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र से अजीत पवार के साथ अलायंस की जो शुरुआत हुई है, वो 2024 तक नए पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ने वाली है। इसका हिंट खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया है। देश के विकास के लिए
बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। 24 में मोदी की वापसी के लिए यह प्री पोल अलायंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 14 में बीजेपी को अकेले 282 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 336। इसी तरह 19 में बीजेपी को अकेले अपने दम पर 303 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को मिलाकर यह टैली 352 तक पहुंच गई। बीजेपी की अपनी टैली है जिसके मुताबिक 2024 में कम से कम 375 सीटों पर जीत मिलनी चाहिए और राहुल की पार्टी की सीटें 150 से कम होनी चाहिए। इसीलिए मोदी जो प्री पोल अलायंस बना रहे हैं वो 400 के हिसाब से बना रहे हैं। सवाल है कि इस अलायंस में मोदी के नए पार्टनर्स कौन कौन होंगे। पहले इसका जवाब सुनिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है और इसकी वजह है जालंधर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 34% वोट शेयर से जीत हासिल की, जबकि शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार को 17.9% और बीजेपी के कैंडिडेट को 15.2% वोट मिले। अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के वोट शेयर को जोड़ दिया जाए तो ये आम आदमी पार्टी को मिले वोट शेयर जितना हो जाता है। 2024 में बीजेपी इसी कैलकुलेशन को अपने पाले में करना चाहती है और शिरोमणि अकाली दल भी एनडीए में वापस आना चाहती है। सुनील जाखड़ को पंजाब में बीजेपी का चीफ बनाए जाने के बाद ये साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं। बड़ी संभावनाएं भी हैं इसी चुनौती के अंदर छिपी हुई, तो उस पर सारे मिलजुल के काम करेंगे, ये मेरा मानना है। पंजाब में आप बीजेपी का किस तरह से फ्यूचर देखते हैं और आगे किस तरह से आप लड़ाई को आगे लेके जाएंगे? फ्यूचर ये सब आज के दिन, क्योंकि अब से पहले गठबंधन की सीमाओं के अंदर बंधित थी पार्टी। 23 सीटों पे इलेक्शन लड़ते थे अकाली दल, क्योंकि स्वर्गीय बादल साहब का व्यक्तित्व और उनके जो संबंध पुराने नेतृत्व से रहे, चाहे वाजपेयी साहब थे, अडवाणी साहब थे या मोदी साहब थे, उनके चलते हुए जिम्मेवारी उनके कंधों पे एक बड़े भाई के तौर पे उनको माना गया और उसके चलते गाँव में या बहुत सारे हलकों में बीजेपी का अस्तित्व भी नहीं था, उन्हीं के भरोसे चल रहा था। और जब ये गठबंधन टूटा तो उसके बाद में मैं समझता हूँ ये सारी की सारी जो 117 सीटें अब सामने हैं 23 से बढ़ के, तो वो संभावनाएं मानता हूँ मैं, चुनौती नहीं मानता, इसे अपॉर्चुनिटी। और मुझे इस बात के लिए विश्वास है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी कर्मठशीलता से, अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो है उसके लिए जाना जाता है और वही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप निष्ठा से काम करेंगे तो चुनौतियां अवसर में बदलते हुए समय नहीं लगता। अब आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? अभी अलायंस होने का किसी के साथ कोई संभावना हो लगे? देखिए अभी तो घर बसाने लगे हैं साहब, आज ही अपने बात करेंगे। वो विसाखियों के सारे बहुत चल रही है, आज जब मौका है तो हम अपने दम पे काम करेंगे। क्या होगा भविष्य में क्या है ये फैसले ऊपर हाईकमांड ने फैसला करना है, यहाँ का शीर्ष नेतृत्व करेगा। इसके अलावा कुछ और समीकरण बिठाए जा रहे हैं। दक्षिणी राज्यों पर बीजेपी का फोकस बहुत ज्यादा है, इसीलिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू से बात शुरू हो गई है। नायडू हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले हैं और पिछले महीने ही उनकी मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई है। टीडीपी ने 2018 में एनडीए को छोड़ा था, मगर 24 के लिए यह अलायंस राइट ट्रैक पर है। एक दूसरा नाम जनसेना के पवन कल्याण का भी है, बात उधर भी हो रही है। बीजेपी अभी कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रही है क्योंकि वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से अपना इक्वेशन खराब नहीं करना चाहती। और टाइमिंग देखिए, बुधवार को ही दिल्ली में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिलने पहुंचे। इस समीकरण को ऐसे समझिए कि लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद हैं, राज्यसभा में 9 सांसद हैं और अगर ये एनडीए से जुड़ गया तो मोदी की ताकत बढ़ जाएगी। वाईएसआर से मीटिंग शुरू हो चुकी है, हालांकि अलायंस पर अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। 2 लेवल पर बात चल रही है, न्यूट्रल रहें, इधर उधर न करें। इस अलायंस में पेंच इसलिए फंसता दिख रहा है क्योंकि आंध्र में 15 से 20% ईसाई आबादी है और जगन मोहन पर आरोप लगता है कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करके दूसरे शेड्यूल कास्ट को दबाते हैं।
दूसरी तरफ एक और समीकरण जेडीएस के साथ भी बैठता दिख रहा है। बीजेपी और जेडीएस का प्री पोल अलायंस भी हो सकता है। जेडीएस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहती थी, लेकिन तब स्ट्रैटेजिक मूव की वजह से बीजेपी ने हाथ नहीं मिलाया। लेकिन कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीएस के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। हाल फिलहाल में पूर्व पीएम और जेडीएस के एचडी देवेगौड़ा ने भी 24 में बीजेपी के साथ संभावित अलायंस को लेकर कई बार हिंट दिए हैं। खुद कुमारस्वामी कह चुके हैं कि यह प्री पोल अलायंस इस साल के अंत तक या 24 के शुरुआत में कंफर्म हो सकता है। महाराष्ट्र से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक जैसे जैसे मोदी की प्री पोल अलायंस की संभावना बढ़ रही है, एनडीए में पुराने पार्टनर्स की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। विपक्षी खेमे की धड़कन बढ़ती जा रही है। जहां तक 24 का सवाल है, जिस तरह का माहौल देश का है और खासकर उत्तर प्रदेश का, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, किसान दुखी है, व्यापारी परेशान है और नौजवान निराश हो गया है। इस बार इस सरकार को हटाने का काम उत्तर प्रदेश से होगा और देश से भी 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित। ये कोई नई चीज नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये दिल्ली की सरकार कर रही है। और अगर यूपी की सरकार देखोगे तो थाने की पुलिस, सीओ साहब, एडिशनल पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी, ये काम करते हैं चुनाव में। ये डरा करके दुनिया में लोकतंत्र में आवाजें उठी हैं। जहां कहीं भी दबाया गया है, लोग दुगनी रफ्तार से, दुगनी ताकत से बाहर निकले हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये जो जितनी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इस तरह से परेशानी पैदा की जा रही है, वो साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। और आम जनता ये जानती है कि बीजेपी जब हारने लगती है, बीजेपी जब कमजोर हो जाती है, तो ऐसी संस्थाओं को आगे कर देती है। ये गठबंधन, मैंने आपसे कहा कि रीजनल पार्टियां हर जगह बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, हर मुकाबला कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से बातचीत चल रही है, कांग्रेस है, सभी दल साथ बैठ रहे हैं, रीजनल पार्टियों का साथ कांग्रेस भी देगी और जहां पर रीजनल पार्टियों को जरूरत पड़ेगी वहां साथ भी लेंगे। भाई उसमें जो फार्मूला होगा, क्योंकि अभी तो तय नहीं कर सकते हम, लेकिन उस बैठक में जो भी फार्मूला आएगा, मैं समझता हूँ सब मानेंगे। लेकिन विरोधियों की परवाह किए बगैर मोदी मिशन मोड पर अलायंस वाला प्लान भी एक्टिवेट कर चुके हैं और चुनावी अभियान भी शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। 36 घंटों में मोदी 24 का पूरा समीकरण बदलने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।